इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट है, जल्दी से कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ने के। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे पहले? ए ऑप्शन, जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग, एमएच बेग। कई जगह एमएच बेग लिखा होता है, मिर्जा हमीदुल्ला का पूरा नाम है बेग। ठीक है, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज में बने थे। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश पहले बने थे जब 1971 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का गठन हुआ। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड इन, कहाँ है इंदिरा पॉइंट है? डायरेक्ट क्वेश्चन। इंदिरा पॉइंट अंडमान। द फेमस फायरिंग एपिसोड ऑफ प्रोविंस धामी टुक प्लेस है। जो धामी गोलीकांड हुआ था कब हुआ था ये? 1939। मंथ और डेट क्या है? ये भी बताई थी मैंने अभी थोड़े दिन पहले। देखिए 16 जुलाई 1939, ठीक है, 16 जुलाई 1939, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ हाइड्रोजन इज, साइंस के लिए हाइड्रोजन का कलर क्या होता है? कलरलेस। अच्छा, कलर नहीं होता है इसका, ठीक है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, 14 जून, 4 अप्रैल, 16 सितंबर। हाँ जी, देखिए जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है ये भी मनाया जाएगा नेक्स्ट मंथ जून में। 5 जून को तो होता नहीं है, तो कब होगा? 14 जून को, क्योंकि 5 जून को होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट। 16 सितंबर को क्या होता है? 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन सितंबर को, बिल्कुल वर्ल्ड ओजोन डे, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। और मॉन्ट्रियल एक कनाडा की सिटी है, कनाडा में साइन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कि जो हमारा ओजोन लेयर थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया था मॉन्ट्रियल में, ठीक है। मॉन्ट्रियल इज अ सिटी इन कनाडा, तो कनाडा में ये हुआ था पास 16 सितंबर 1987। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है और 14 जून को मनाया जाता है ब्लड डोनर डे, यही सही आंसर होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th ऑफ जून एवरी, ठीक है। अच्छा 8 जून को भी होता है एक इम्पोर्टेंट डे, पता है किसी को? शायद लिटरेसी डे। हाँ जी, लिटरेसी डे। वर्ल्ड लिटरेसी डे तो 8 सितंबर को होता है वो। हाँ जी सर। वो सितंबर को होता है, मैं 8 जून को पूछ रहा हूँ। 8 जून को होता है वर्ल्ड ओशन डे, ठीक है, विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशंस डे, ठीक है, 8 जून। और जो 8 सितंबर है उसमें तो वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, वो 8 सितंबर को है। और 15 को क्या होता है? 15 सितंबर को भी होता है कुछ, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। और 21 सितंबर को क्या होता है? इंटरनेशनल पीस डे। इकट्ठे बताए थे मैंने, तो ये तीनों याद भी रखने हैं। 8 जून को भी याद रख लेना, 14 को भी याद रख लेना, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और रेड क्रॉस डे कब होता है? ये तो हो भी गया अभी, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। हाँ 8 मई। हेनरी डुनन जो स्विट्जरलैंड के थे, स्विस, हाँ
उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हु गेव द टाइटल फादर ऑफ नेशन टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता किसने कहा था? डायरेक्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। हालांकि देखिए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी जो है वो नहीं मिलती थी। ठीक है, उनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, मतभेद थे, मगर फिर भी वो सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की रिस्पेक्ट जरूर करते थे। ठीक है, देखिए मतभेद हो सकते हैं बट जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल थी इनके बीच में। तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं इनको राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था महात्मा गांधी को, तो राष्ट्रपिता इन्होंने कहा। ठीक है, और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था और जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। अच्छा, महात्मा गांधी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को कुछ बोला था, किस नाम से पुकारते थे? गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं कॉमन सी, पूछ लेते हैं पेपर में। गुरुदेव। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? किन तरह की इमरजेंसी होती है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और तीसरी होती है वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक लगा भी नहीं है। ठीक है, भारत में कौन सा आर्टिकल है उसमें? 360। एनीवन? इमरजेंसी के लिए तो 356 होता है। देखिए, हाँ, जैसे मणिपुर में लगी हुई है इमरजेंसी, तो मणिपुर में 356 आर्टिकल इम्पोज किया गया। ठीक है, 356 आर्टिकल में पावर है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पावर से हट जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोलिंग पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सारी उसके पास आ जाती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन जो है रूल है उसके अधीन हो जाता है, वो 356 है। हाँ, जो आपकी राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, वो 352 में। ठीक है, 352 में कैबिनेट शब्द का उपयोग भी हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है। कैबिनेट शब्द का उपयोग जो है वो ओरिजिनली नहीं था संविधान में कहीं पे भी, बट 1976 में इसको ऐड करके कैबिनेट डाला गया था 352। ठीक है, और 360 जो है इसका सही आंसर होगा। वित्तीय संकट की घोषणा जो है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर 360 आर्टिकल। ठीक है, 360। थोड़े दिन पहले मैंने 361 भी बताया था आपको, याद है किसी को? 361 में क्या है? भाग 19। 361 आर्टिकल किया था मैंने डिस्कस। देखिए, इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती हैं, जैसे राष्ट्रपति को और राज्यपाल है उनको मिली हुई, और वो कौन सी पावर होती है कि वो किसी भी क्रिमिनल या सिविल एक्ट के लिए ड्यूरिंग देयर ऑफिस टेन्योर, जब वो ऑफिस में है, जब वो पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं, चाहे राष्ट्रपति है चाहे वो किसी भी राज्य के गवर्नर है, उनके ऊपर लीगल कार्यवाही नहीं हो सकती। ठीक है, उनके ऊपर कोई भी कोर्ट में या फिर उनके खिलाफ कोई FIR कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उससे पहले जो है उनको जो है वो लीगल इम्यूनिटी दी गई है 361 आर्टिकल। किया था ना ये डिस्कस मैंने अभी थोड़े दिन पहले। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, ये भी न्यूज में रहा ये। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट को मैंने बोला था ना आपको कि जो लीगल ऑर्डर आए थे एक तरह से कि बिल इतने समय पे देना है, किया अभी डिस्कस हमने 10 दिन पहले ही। 361 भी किया मैंने, उसमें 143 किया, 142 किया, 145 किया, बहुत से आर्टिकल बताए थे मैंने, 200 बताया, 201 बताया। ठीक है, जब
जब पावर जो है सॉरी जब बिल जो है अगर कोई राज्य का गवर्नर पास नहीं करता है और वो प्रेसिडेंट के लिए कंसीडर करने के लिए भेजता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट की पावर 201 में है कि उसको वो पास करे या ना करे। वो आर्टिकल 201 में है प्रेसिडेंट के पास जब जाता है बिल, ठीक है। और आर्टिकल 200 जो है वो तो राज्य के गवर्नर के पास बिल की पावर होती है कि वो उसको पास करे या ना करे, ठीक है। बट उसमें टाइम लिमिट बताई थी ना अभी सुप्रीम कोर्ट ने, ये डिस्कस हुआ है। 368 आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल 368 368 देखिए भाग 20 है ये आर्टिकल 368, एक ही आर्टिकल है भाग 20 में। ये है प्रोविजंस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। संविधान संशोधन के प्रावधान है यहाँ पे, जो कि हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, याद आ रहा है कुछ? जिसने पढ़ा है पहले, पढ़ा तो सभी नहीं है वैसे पॉलिटी, है ना, पर चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। नेशनल यूथ डे जो है वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? विवेकानंद। हाँ, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है और 12 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है। ध्यान रखिएगा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है और उसी दिन नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। यूथ डे बोले, यूथ फेस्टिवल बोले, एक ही बात, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में, ठीक है, 1863 में। अब देखिए विवेकानंद के बारे में एक बहुत मशहूर क्वेश्चन है, बहुत फेमस। शिकागो में इन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में हिस्सा लिया था, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और तालियां गूंज उठी थी। वो कौन सी तारीख और कौन से मंथ और कौन से ईयर में हुई था? कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। 1893 शिकागो में। हाँ, शिकागो में हुआ था, 1893 में हुआ था, बिल्कुल सही। डेट और मंथ क्या है? विद डेट और मंथ पूछेंगे क्वेश्चन को। 1893 सही है। 11 सितंबर, ठीक है, 11 सितंबर 1893 1893 में, ठीक है। और इतना ज्यादा फेमस हुए थे ये स्वामी विवेकानंद, वर्ल्ड लेवल पे इनकी पहचान बन गई, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे, फिर आपको पता होगा एक और बताई थी मैंने, 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, ठीक है, जिसका मकसद क्या था? इनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जो टीचिंग्स हैं उनको प्रीच करना, उनको आगे बढ़ाना। मात्र 39 वर्ष की एज में ही स्वामी विवेकानंद की मृत्यु होगी, ठीक है, 1902 में इनकी मृत्यु होगी। Who is the writer of the book अंधेरे से उजाले की ओर? अब ये बुक, हाँ जी, अंधेरे से उजाले की ओर बुक जो है वो अरुण जेटली की है। जी सर। ओके, अरुण जेटली भी मर गए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जिंदा है, दिग्विजय सिंह भी जिंदा है, शांता कुमार भी जिंदा है, सारे पॉलिटिशियन है, ठीक है। चलिए, बाकी तो ये तो आप करंट के लग रहे हैं मेरे को सारे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये 71 क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसको बताओ। Which mirror is used as a rear view mirror in vehicles? सब व्हीकल्स यूज करते हैं रेयर व्यू मिरर, भी देखे होंगे आपने। कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, नन ऑफ दीज। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। कन्वेक्स। रेयर व्यू क्या होता है? जब हम गाड़ी में पीछे से, मतलब आगे चलाते हैं मगर पीछे की ओर जो देखता है ड्राइवर के पास जो होता है शीशा,
ठीक है, उसको बोलते हैं रियर व्यू। और वो रियर व्यू जो है वो कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर की पहचान क्या होती है कि उसमें फोकस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और दूर की चीजें भी उसमें कैप्चर होती हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर होता है, ये बिल्कुल सही है। और जो गाड़ी की हेडलाइट होती है वो कनकेव मिरर होते हैं, ठीक है। चलिए, Who was the Indian flag bearer on the closing ceremony of Rio Olympics? चलो ये तो उस टाइम के ये देखो। Which state is known as Jewel of India? नागालैंड, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? हाँ जी, कोई आइडिया? नो सर। ज्वेल ऑफ इंडिया ये कौन सा राज्य है? ये नॉर्थ ईस्ट के, पर ये तो ज्वेल ऑफ इंडिया सर मणिपुर। मणिपुर। क्यों मणिपुर? पक्का ठीक बोल रहे हैं निशा जी आप कि सर ज्वेल ऑफ मणिपुर है। अच्छा, ज्वेल ऑफ इंडिया मणिपुर, मेरे को तो ध्यान नहीं है वैसे, ना मैंने सुना है, सुना भी होगा बट ये बड़ा इजी है याद रखना। ज्वेल मींस मणि, मणिपुर। अच्छा, इसलिए बोलते हैं इसको। ये फैक्ट मेरे को पता नहीं है वैसे। अच्छा ज्वेल, अच्छा हो सकता है, ठीक बोल रहे होंगे आप। ठीक है, मणिपुर, मणि मींस ज्वेल। वाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिना एंड अमोगा 1 आर द नेम्स ऑफ। हेलिना एंड अमोगा 1 क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ईयर टू ईयर मिसाइल। वैसे एंटी टैंक गाइडेड व्हिच, ये तो किया आपने डिस्कस। सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा को तमिल, तेलुगु, हाँ जी, कन्नड़ सबसे पुरानी है। देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो संगम लिटरेचर इज द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन साउथ इंडिया। देखिए, मैंने कई बार बताया है कि संस्कृत के बाद तमिल सबसे पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है। तो द्रविड़ सबसे पुरानी कौन सी हुई? तमिल, तमिलनाडु वाली, ठीक है, तमिल है। हाँ, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु नो डाउट ये भी पुरानी है, बट जो सबसे पुरानी है वो तमिल है। और ये सारी ही दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनको द्रविड़ भाषाएं कहा जाता है, ठीक है, द्रविड़ ओरिजिन है। और ये जो है तेलुगु जो है वो आप बोल सकते हैं तेलुगु भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें नंबर ऑफ बोलते हैं ना, एक अल्फाबेट्स, वर्णमाला के हिसाब से सबसे बड़ी लैंग्वेज है ये द्रविड़ लैंग्वेज, ठीक है। न्यूमेरिकली वो अल्फाबेटिकली बहुत बड़ी लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा है अल्फाबेट्स इसमें। Who was the chief counselor of the आर्य किंग दिवोदास? ये पढ़ा है आपने, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि आर्यन राजा दिवोदास का मुख्य परामर्शदाता कौन था? अब देखिए, राजा जो आर्यन राजा देवोदास है और सांबर, दस्यु राजा सांबर, इनके बीच में दशार्जन वॉर हुआ था, तो ये को लेके हुआ था। जो इनके चीफ काउंसलर थे, ठीक है, ऋषि भारद्वाज था एक तरफ और दूसरा एक और था उनका दस्यु का, ठीक है। तो ये देवोदास जो था ये आर्यन था, ठीक है। हाँ, तो ऋषि भारद्वाज ये इसका सही आंसर है। पत्थर का खेल इज फेमस फेयर ऑफ हेलो हलोग शिमला में। हाँ, कौन सी राजधानी, किसकी राजधानी? हलोग किस रियासत की राजधानी है? आसाम की राजधानी हलोग, वहां पे ये पत्थर का खेल होता है दिवाली के दिन, ठीक है, हलोग।
धामी की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान के वंशज। पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था? हाँ, कौन, क्या नाम था उनका? पृथ्वीराज चौहान के वंशज। गोविंद पाल। ठीक है, अभी तो पढ़ा था आपने शिमला। गोविंद पाल, पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोविंद पाल ने धामी रियासत की स्थापना की। ठीक है, और धामी रियासत जो है वो किस रियासत के अधीन आया करती थी, किसकी जागीर थी? धामी रियासत किस राज्य की, किस रियासत की जागीर थी? सर कैलूर की। कहलूर की, बिल्कुल ठीक है। धामी जो थी वो कहलूर की रियासत थी, कहलूर की जागीर थी, सॉरी। ठीक है। Which is the longest expressway of India? लॉन्गेस्ट कौन सा है? यमुना एक्सप्रेसवे, हैदराबाद आउटर रिंग रोड, अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे। ये भी देखो, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये करंट उससे पूछे जाते हैं। ये उस टाइम न्यूज में था, ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो उससे पूछा हुआ है। तो एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, ये आपके जो करंट क्वेश्चंस होते हैं उनसे मोटिवेटेड क्वेश्चन है, उसके इंस्पायर्ड क्वेश्चन नहीं। आज मैंने एक क्वेश्चन पूछा भी था शायद आपसे, एक करंट। कौन सा क्वेश्चन था वो? भेजा था मैंने कुछ करंट का आज आपको, याद है आपको? क्या भेजा था? कुछ क्वेश्चन, अब मेरे को तो नहीं याद आ रहा क्या था वो। चिनाब नदी पे, हाँ बिल्कुल वो। अब वो देखो वो क्यों मतलब क्यों आया न्यूज में। देखिए, जब वहां वो जब राज्य था 2019 में, 19 से पहले, ठीक है, तो उस समय वहां पे जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, सुना होगा नाम आपने, बहुत कंट्रोवर्सी में रहते हैं ये। सत्यपाल मलिक के टाइम पे जब वो गवर्नर थे तो उस समय उनको 300 करोड़ ऑफर किया गया था किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, उनके एलिगेशन है ये, मुझे 300 करोड़ रुपया दिया गया, देने के लिए तैयार थे लोग। ठीक है, तो वो जो है उसके ऊपर सीबीआई ने अभी ये केस वगैरह किया होगा दर्ज, क्योंकि वो अब गवर्नर नहीं रहे हैं। देखो उस टाइम पे तो उनके ऊपर चल नहीं सकता था, तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं। तो अभी किरू, ये बहुत न्यूज में आया जब ये सीबीआई ने कल उनके घर में जो है छानबीन की या वो पूछताछ की तब। तो किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब नदी पे है, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़ तहसील जो आपकी वहां पे पड़ता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन मैंने हिमाचल प्रदेश का करंट दिया है, वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। कृतिका शर्मा, नाम पढ़ा होगा आपने, सिरमौर जिले से, पढ़ा था? जी जी भेजा था मैंने, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा पता नहीं, पर भेजा था मैंने। कृतिका शर्मा वो सिर्फ मात्र 17 साल की हैं, ठीक है, और उन्होंने रेणुका जी से हैं, वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है वो फतेह कर ली है। एनसीसी कैडेट है वो, एनसीसी लड़की, एनसीसी की है वो। ठीक है, कृतिका शर्मा याद रखना कहाँ से हैं। वैसे वो हॉकी की प्लेयर भी हैं और वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। ठीक है, सिरमौर जिले में, सिरमौर की ही है रेणुका जी। ऐसे क्वेश्चन हिमाचल में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं टैट वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तो रहने दीजिए। Which pass separates मंडी एंड कुल्लू, सॉरी मंडी फ्रॉम कुल्लू? कौन सा पास है बड्डी कुल्लू को छोड़? दुलची पास। दुलची पास, मंडी और कुल्लू। ठीक है, साच, देखो साच जो है वो कहाँ है बताइए जल्दी से सारे पास। ये साच पास चंबाडू पांगी। ठीक है, चौबिया दर्रा कहाँ है? लाहौल, लाहौल स्पीति, लाहौल और भरमौर को जोड़ता है ये। ठीक है, इंद्रहार दर्रा, इंद्रहार कांगड़ा को चंबा से। ठीक है, नेक्स्ट है नेम ऑफ जापान पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आते हैं। हाँ जी, ड्यूमा। नहीं, जापान की पार्लियामेंट पूछा है इन्होंने, और जापान की डाइट है। ठीक है, हाँ, ये डूमा जो है ना इसकी है रशिया की, ये भी याद रखना, रशिया की है डूमा। और निसेट किसकी है ये?
इनिसेट है इजराइल की, नोट कर लेना इनको आप। यूएसए की पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस, ठीक है। इजराइल की है निसेट, रशिया की है डूमा, और ये जापान की है डाइट। जापान की तो बहुत पहले से पूछ रहे हैं, ठीक है, डाइट। Who was the father of Operation Flood? ऑपरेशन फ्लड के फादर, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? हाँ जी, पढ़ा है आपने। ऑपरेशन फ्लड कब आया था? ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे है? बोलते हैं जैसे बाढ़ है, तो ये दूध की बाढ़ है, दूध की, दही की, लस्सी की, मक्खन की, पनीर की, ठीक है, घी की, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है ये ऑपरेशन फ्लड। और आप बताइए कि कौन हो सकते हैं इसके फादर? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन के थे, नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन। वर्गीस कुरियन। हाँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे वो थे ऑपरेशन फ्लड के जनक। देखो, डेयरी प्रोडक्ट्स में फ्लड की तरह इन्होंने जो है वो काम किया था, मतलब फ्लड की तरह, इसलिए ऑपरेशन फ्लड दिया था इसको नाम, ठीक है। कि मतलब एक बाढ़ आ गई एक तरह से, इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अब देखो, डॉक्टर वर्गीस कुरियन वो हैं जो अमूल के फाउंडिंग फादर है, ठीक है। अमूल आपको पता है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में तो सबसे बड़ी कोऑपरेटिव लेवल की कोऑपरेटिव कंपनी है अमूल, आनंद, ठीक है, मिल्क यूनियन लिमिटेड, कुछ इस तरह की है अमूल की फुल फॉर्म। आनंद है गुजरात में, ठीक है, आनंद गुजरात में है, बड़ोदरा के पास, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है अमूल। तो वर्गीस कुरियन फाउंडिंग फादर है इसके, और ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक। चलिए नेक्स्ट, वंदे मातरम वाज फर्स्ट सॉन्ग एट द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था और कहाँ गाया गया था? देखिए, अगर याद नहीं है तो नोट कर लेना। निशा जी बताइए। 1896। 1896, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। 1896 कोलकाता में हुआ था यह अधिवेशन, और वंदे मातरम पहली बार गाया गया। और इस सेशन की अध्यक्षता जो है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे आई थिंक दादा भाई नौरोजी, ठीक है। वंदे मातरम 1896 में गाया गया था पहली बार, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है। और जो नेशनल एंथम है वो कहाँ गाया गया था? वो भी कलकत्ता में ही गाया गया था 1911 में। हाँ, पहली बार जनगण मन गाया गया 1911 में, और वो गाया गया था कलकत्ता में। दोनों ही कलकत्ता में गाए गए हैं, पहले वंदे मातरम 1896 में, बाद में 1911 में, वो 15 साल बाद। चलिए, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री-इलेक्शन टू हिज पोस्ट? भारत का राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, निर्वाचित हो सकता है? 1, 2, 3, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ जी, एक राष्ट्रपति, कोई सीमा है, कोई समय सीमा है? ना तो उसकी एज के ऊपर है, ना ही उसके नंबर के, ठीक है, कोई सीमा नहीं है। बस वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, एक पढ़ा लिखा तो कुछ नहीं लिखा गया है ऐसा, ठीक है, एक सही आदमी होना चाहिए बस। तो वो है आपका, और कोई भी उसकी एज लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कोई भी एज लिमिट नहीं है उसकी, और ना ही उसका कोई भी टेन्योर फिक्स है।
फिक्स तो है वैसे 5 साल का है, बट वो नंबर्स में कोई फिक्स नहीं है। वो दूसरी बार भी बन सकता है, वो तीसरी बार भी बन सकता है, वो कुछ ऐसा लिखा नहीं। ठीक है, ऐसा कोई प्रेसिडेंट जो 2 बार रहा है लगातार 10 साल तक, बताइए नाम। ऐसा कोई प्रेसिडेंट जो 10 साल रहा है, प्रेसिडेंट इकट्ठे 10 साल, 2 टेन्योर। देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, 1950 से 1960 तक, वो 10 साल रहे। चलिए, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वाज, कौन थी ये? तो सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी नहीं थी। वुमेन गवर्नर बोल रही। सरोजिनी नायडू। हाँ, देखो, वुमेन सीएम पूछा होता तो सुचेता कृपलानी होना था, मगर इन्होंने वुमेन गवर्नर पूछा है, तो गवर्नर जो थी वो तो सरोजिनी नायडू थी, और दोनों यूपी की रही। ठीक है, सुचेता कृपलानी फर्स्ट वुमेन सीएम है, यूपी की ही थी ये भी, और सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन गवर्नर है, ये भी यूपी की। कंप्यूटर का क्वेश्चन डाला है इसमें कि कोबोल स्टैंड्स फॉर, पता है कोबोल क्या होता है? COBOL, कॉमन बिजनेस कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यही है फर्स्ट है। जी सर। हाँ, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल, ठीक है। The Bombay line between, sorry, the boundary line between India and China is called, direct question. इंडिया चाइना की मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, इंडिया इंडिया पाकिस्तान, डूरंड लाइन, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, बट वो ब्रिटिश इंडिया अफगानिस्तान है। देखो, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उसके बीच में एट प्रेजेंट है, बट जब उस टाइम 1893 में जब ये बाउंड्री बनाई गई थी, तो उस टाइम तो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान। अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस, विटामिन ए की यस, ठीक है। एनीमिया एंड ब्लीडिंग गम्स, स्कर्वी, रिकेट्स। रिकेट्स कौन सी उससे होता है? विटामिन की कमी से। विटामिन डी से। विटामिन डी, स्कर्वी विटामिन सी, ठीक है। और एनीमिया कौन सी उससे होता है पता है? एनीमिया, रक्त अल्पता। B12 गहरी, देखिए बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम हो जाती है, कमजोरी जिसको हम बोलते हैं, अंदर से खून की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता, वो B12 होता है एनीमिया, ठीक है। सीवियर एनीमिया हो जाता है वैसे तो ये सब पता भी हो। Which industry is known as sunrise industry? सनराइज इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री? इंफॉर्मेशन हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सनराइज इंडस्ट्री मतलब इसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होनी है, ठीक है, और वो हो रही है, आपको पता है। AI, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन चल ही रही है, और आगे और ज्यादा होगी। और ये अभी की नहीं है बात, सनराइज इंडस्ट्रीज को बहुत पहले से बोला जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Who gave the theory of पंचशील? पंचशील की थ्योरी किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये है क्या पंचशील? किसके साथ साइन हुआ था ये पंचशील, और कब साइन? सर ये 3 देश थे, मिस्र, भारत और तीसरा याद नहीं आ रहा। ये गुट निरपेक्षता का है सर। देखिए, गुट निरपेक्षता का नहीं है ये, गुट निरपेक्षता का ये है सर इंडिया चाइना की पॉलिसी। हाँ, इंडिया चाइना की एक पंचशील सिद्धांत है ये, ठीक है। पंचशील मतलब 5 सिद्धांत थे ये, ठीक है। 1954 में ये भारत और चाइना के बीच में साइन किए गए थे, ठीक है। अब देखिए, इंडिया जो है वो चाइना का पड़ोसी देश है, तो चाइना को कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो है वो एक तरह से कुछ एग्रीमेंट साइन हुए थे,
5 सिद्धांत थे कि भाई हम जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल इंटरफेरेंस नहीं होगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, कोई भी मतलब बीच में मतभेद या लड़ाई या कुछ नहीं होगा, सॉवरेनिटी होगी। ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी। ये पंचशील के सिद्धांत बहुत जरूरी हैं। 1954 में इंडिया चाइना के बीच में हुए, बट ये ब्रीच हो गए थे बाद में, क्योंकि 1959 में उन्होंने जो है वो आपको पता होगा 19 में उन्होंने तिब्बत को कैप्चर कर लिया। 1962 में इंडिया के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ ली थी। सारा चीजें हो गई थी। चाइना ने और यूएसए ने कभी भी, देखो चाइना और यूएसए कभी भी भरोसे लायक है नहीं वैसे चीजों के लेकर, ठीक है। तो पंचशील 1954, which among the following gas is available more in atmosphere? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78%, आर्गन की परसेंटेज क्या होती है? ये एक 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है उससे कम, ऑक्सीजन की 21%, ठीक है। सो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, मनरेगा स्कीम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन, कब लॉन्च हुई थी? 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006। 2 अक्टूबर 2005। 2 अक्टूबर 2005। 2 अक्टूबर 2005। अब देखो ये मनरेगा स्कीम मैंने एक दिन पहले भी किया था डिस्कस। इसके लिए एक्ट बना था 2005 में, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि 2 अक्टूबर है तो महात्मा गांधी का नाम जोड़ा होगा इससे, तो वो गलत है। ये 2009 में बना था मनरेगा। जब 2005 में एक्ट बना था तब नरेगा था ये, ठीक है। आज भी नरेगा ही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो नरेगा जब एक्चुअल बना था ये, तब ये नरेगा था। ये एमजी तो बाद में ऐड हुआ है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में एक्ट पास हुआ था, बट ये लॉन्च कब हुआ था इंडिया में? इन्होंने लिखा भी हुआ है कि लॉन्च इन इंडिया, इन्होंने लिखा कि पास कब हुआ था बिल, ये एक्ट कब बना था। तो ये 2 फरवरी 2006 को लॉन्च हुआ था इंडिया में, ठीक है। मतलब ये एक्चुअल में प्रैक्टिस में आया था, इसको लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। एक्ट बना था 2005 और महात्मा गांधी का नाम इसमें ऐड हुआ था 2009 में। अब उसका क्या कारण है 2009 में ऐड हुआ था? क्योंकि महात्मा गांधी का 150 आई थिंक 150 या 140 होगा, 140 बर्थडे था, उसके ऊपर इसका नाम मनरेगा कर दिया महात्मा गांधी के ऊपर। 1869 में था ना इनका जन्मदिन। जी सर। हाँ, तो 140 में जन्मदिन पे इनका कर दिया था फिर, ठीक है, महात्मा गांधी के नाम से 2009 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय, कौन करता है इलेक्शन इनके? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, बिल्कुल स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है, चाहे वो आपकी पंचायत की इलेक्शन है चाहे म्युनिसिपैलिटी की। सहारा डेजर्ट कहाँ है? इन्होंने तो डायरेक्ट लिखा हुआ है अफ्रीका, मगर अफ्रीका में कहाँ? अफ्रीका में भी कौन सी लोकेशन एग्जैक्टली? तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका है, ठीक है, मेनली नॉर्थ अफ्रीका। In which state midday meal program was initially introduced in India? Midday meal scheme कब लॉन्च हुई थी और कहाँ लॉन्च हुई थी, किस स्टेट में? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 1995, 1995 में पहली बार तमिलनाडु में मिड डे मील स्कीम हुई लॉन्च। और मिड डे मील स्कीम लॉन्च हुई थी तो कौन थे प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव, श्री पीवी नरसिम्हा राव। तमिलनाडु में हुई थी सबसे पहले शुरू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वुमेन रोट ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन? अमर जीवन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? विश्व में लोह नहीं, किस भारतीय महिला द्वारा अमर जीवन नामक आत्मकथा लिखी गई थी? अब ये नाम सरोजिनी नायडू तो है नहीं, रुकैया शेखावत, राज सुंदरी देवी व जयंती।
कहाँ से आया है क्वेश्चन? शायद ये अमार जीवन, ये मेरे को लग रहा है ये बंगाली भाषा का है। अंबिका जी बता सकती हैं? अंबिका जी कहाँ का है ये, मतलब किस राज महिला? सुंदरी देवी। हाँ जी, राज सुंदरी देवी। सुंदरी देवी, जानते हैं आप इनको? हाँ जी सर, मिली हूँ। नहीं, आपको पता है आपको कौन है? नहीं सर, डिटेल नहीं पता। ठीक है, राज सुंदरी देवी। बस अमार जीवन, ये बंगाली भाषा के शब्द है ना, लग रहा है ना? हाँ जी वैसा। हाँ जी हाँ जी। देखिए, हमारा जीवन उस तरह की बात है ना, हमारा जीवन ही हुआ ना स्कीम। हाँ जी। हाँ, रास सुंदरी देवी, वैसे मेरे को नहीं आइडिया इसकी है, पर आया होगा कहीं क्वेश्चन तभी पुट किया है ये। Which continent is leading producer of iron ore? आयरन और सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? यूरोप में। यूरोप में नहीं होता है आयरन। आयरन और सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? एशिया, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका या यूरोप? यूरोप में तो नहीं होगा। आयरन और सबसे ज्यादा नॉर्थ अमेरिका या एशिया में से हो सकता है। ठीक है, चलो ये देखना पड़ेगा, आयरन और एशिया या नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हो सकता है इसका आंसर, फिर भी एशिया पे भी डाउट है, देखना पड़ेगा इसका। ये तो पता होगा आपको, बॉक्साइट कहाँ मिलता है? बॉक्साइट लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है ये तो किया है, पर आयरन और के ऊपर है थोड़ा सा डाउट, एशिया या नॉर्थ अमेरिका में ही हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं, सुबह करेंगे इन क्वेश्चंस को, हैं काफी अच्छे क्वेश्चन।